Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाएगा। उसका जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट होगा आज के डे। तो उसी की फ़ोटो को यहाँ पे शो किया गया है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो इंगेज पर्सनस हैं जिनके द्वारा स्मूथली वे के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाएगा, उनको आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है अपने अपने जो पोलिंग बूथ है उनके लिए उनके द्वारा अप्रोच किया गया। अब आपको इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका इस्टेब्लिशमेंट है। हमारे कंट्री के अंदर में ऐसे कौन कौन से यूटीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप देखिए कि दिल्ली के अलावा पुडुचेरी है, पुडुचेरी के अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर को टू यूनियन टेरिटरीज के अंदर बाइफरकेट किया गया था 2019 के समय में। तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जिसके जो इलेक्शन है वो रिसेंटली कंडक्ट हुए थे, तो वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है प्रेजेंट समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 के समय लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया था। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रिगार्डिंग में। एक तो आप देखिए कि एक्सेप्शन ये है कि 3 जो स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर में दिल्ली गवर्नमेंट को जो पावर है वो नहीं दिया गया है। 3 वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर में दिल्ली गवर्नमेंट को पावर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि लैंड है, कि लैंड है, पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर है, कि पब्लिक ऑर्डर को अगर इंश्योर करना हो पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है और आप देखिए कि पुलिस है। तो ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे पावर नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक और लिमिटेशन है यहाँ पे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ओनली आप देखिए कि जो 10% मेंबर्स हैं, टोटल यहाँ पे 70 सीट है, तो आप देखिए कि 6 मिनिस्टर प्लस में 1 चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं को यहाँ पे एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। तो ये आपको सेकंड यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक नॉर्मल जो स्टेट है उसके अंदर में आप देखिए कि कितना यहाँ पे परसेंटेज है जिसको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में ऐड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर में किसी भी तरीके का लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था, बट आप देखिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक लिमिटेशन है उसको लगाया गया कि टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% लोग हैं उन्हीं को एज ए मिनिस्टर के रूप से आप अपॉइंट कर सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में। अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हुआ करती हैं। सीनियर जो पर्सन्स हैं जिनके पास में कंप्लीटली आप देखिए कि मिनिस्ट्री का जो वहाँ पे पावर है तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का टाइटल हुआ करता है। फिर इंडिपेंडेंट जो इंचार्ज का भी यहाँ पे एक चार्ज हुआ करता है। इसके अलावा स्टूडेंट स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे बनाए हैं वो जाते हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे हमने दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में। स्टूडेंट, जब भी वोटिंग का प्रोसेस कंडक्ट होता है कहीं पे भी, तो आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जो राइट टू वोट, कि किसी एक पर्सन है उसको यहाँ पे वोट करने का जो अधिकार है, राइट टू वोट है, वो बेसिकली किस तरीके का राइट है। क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है, क्या ये आपका लीगल राइट है, या आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको कि कोर्ट के द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर में ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी इंडियन सिटीजन है जिसको कि यहाँ पे वोटिंग का जो राइट दिया गया है वो आप देखिए कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इंडिया के अंदर में वोटिंग प्रोसेस के बारे में भी आपको एक जानकारी ये होना चाहिए। अर्लियर फेज के अंदर 21 ईयर्स का जो एज है वो आप देखिए कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया है वो हुआ करता था। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको रिड्यूस करते हुए कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स इसको कर दिया गया। अब आपके द्वारा 18 ईयर का जो एज है उसको अटेंड किया जाए, उसके बाद में आपको जो राइट टू वोट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो ग्रांट कर दिया जाएगा अगर आप इंडिया के सिटीजन हों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखिए कि क्या सभी पर्सन्स को राइट टू वोट है, किसी तरीके का क्या हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमने यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसी को आप देखिए कि अडोप्ट किया गया था। और स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के साथ ही, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के साथ ही आपको यहाँ पे सभी जो पर्सन है किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे
वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो काफ़ी लेट फेज के अंदर दिया गया था। 1912 के समय में आप देखिए कि वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो दिया जाए, उसके रिगार्डिंग में एक मूवमेंट चलता है जिसको कि सफरेज मूवमेंट या सफरगेट मूवमेंट के नाम से जाना करते हैं। 1912 के आसपास वो मूवमेंट चलता है। उससे पहले आप देखिए कि न्यूजीलैंड के वहाँ पे राइट है वो दे दिया गया था, वुमेन्स को वोटिंग का राइट है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो नहीं अवेलेबल है। इंडिया के अंदर में आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी आप देखिए कि आप सेक्स से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी यहाँ पे आप जो एरिया है, रीजन है, उससे आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर एक पर्सन को यहाँ पे वोटिंग का जो राइट है वो दिया गया है। या जो ब्रिटिश एरा है उस समय इस तरीके से हुआ करता था स्टूडेंट्स। ब्रिटिश एरा के समय में जो वोटिंग का जो पावर है वो कुछ लिमिटेड पर्सन्स को हुआ करता था, कुछ क्वालिफिकेशन था वहाँ पे, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है, आपके पास में पैसा कितना है, इस तरीके के कुछ क्वालिफिकेशन आप जब आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन सबको जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा वोटिंग के ही पर्सपेक्टिव से। अभी अब वोटिंग के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे रीड किया। अब आप देखिए कि वोटिंग आपको आप कहाँ पे कैरी आउट करोगे। स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय पे वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको भी आप देखिए कि चेंज किया गया है। कुछ यहाँ पे पीपल्स मोर एक्सेसिबल हों, हमारे जो हैंडीकैप पर्सनस हैं, जो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग में भी कुछ यहाँ पे जो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ जो आइडियल जो पोलिंग बूथ है उसको क्रिएट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मॉडल बूथ के अलावा आप देखिए कि काफ़ी बार आपको पिंक यहाँ पे वोटिंग का जो बूथ है वो भी देखने के लिए मिलेगा। पिंक जो वोटिंग का जो बूथ है वो किसके रिगार्डिंग में है, इस बूथ के अंदर में जो काम करने वाले जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप देखिए कि उनके द्वारा कम्प्लीटली जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको मैनेज किया जाता है पिंक जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वोटिंग हमारे यहाँ पे ईवीएम से जो वोटिंग है वो कंडक्ट हुआ करता है। पहले जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करता था। तो आप देखिए कि आपसे इंटरव्यू के समय में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ईवीएम यहाँ पे क्यों यूज करनी चाहिए। तो एक आपको यहाँ पे पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि जो बैलेट पेपर है उसको आप देखिए कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग है, उसको किसी तरीके से जो डिफरेंट डाटाज है उसको प्रेजेंट करना, वो सब आपको वहाँ पे इजीली वहाँ पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। ईवीएम के अंदर में इस तरीके से नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी अगर बैलेट पेपर्स को यूज़ किया जाएगा तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। मोर आपको जो ट्रीज है उनको कट किया जाएगा पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से भी आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो बता सकते हो। अगर आपसे जब भी अगर न्यूज़ के अंदर में है या आप उस सेक्शन से रिलेट करते हो तो आपसे इंटरव्यू के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस के बारे में आप देखिए कि वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे एक हाईएस्ट जो ऑफिसर हुआ करता है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। वो जो पोलिंग बूथ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके अलावा और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय हुआ करते हैं। बट अब आपको एक जानकारी यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स, जब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम रीड करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास में आप देखिए कि खुद का जो स्टाफ है वो नहीं है। उनके द्वारा खुद के द्वारा किसी तरीके का जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं किया जाता है। मैक्सिमम आपको ब्यूरोक्रेसी है उसी से लोगों को इलेक्शन का जो वर्क है उसके लिए आप देखिए कि उसके लिए उनको जो डेपुटेशन है उसके रिगार्डिंग में लिया जाता है। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पोलिंग बूथ के अंदर में जो यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है वो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हुआ करते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को जब हम रीड करते हैं तो एक पॉइंट आपको इस तरीके से भी जानकारी होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जब बार बार इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, सॉरी, साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर में तो आप देखिए एक साथ ही जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे। बट जो यहाँ पे पीरियोडिक वे के अंदर जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं प्रेजेंट समय में, जैसे कि आप देखिए कि लोकसभा के इलेक्शन है वो अप्रैल मई के समय कंडक्ट हुए थे 2024 के समय में। अब अब दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, तो इस प्रोसेस के दौरान में जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं तो आप देखिए कि वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में। जो आपको वहाँ पे ही पोलिंग बूथ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लेटर फेज के अंदर में क्या हुआ करता है कि एजुकेशन को भी ये इम्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी एक पॉइंट आप यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके पॉजिटिव वे के अंदर में। तो ये वोटिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया।
अब एक दो पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करते हैं वोटिंग प्रोसेस के ही बारे में। आप देखिए कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्वीप का जो प्रोग्राम है वो भी चलाया करते हैं। स्वीप का प्रोग्राम क्या है? वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में अवेयरनेस को जनरेट करने के पर्सपेक्टिव से है। जो जिन पर्सन्स को वोट करना है वो पर्सन यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज हों। जैसे कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटा है जिसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि अगर आपको वोट किसी भी पर्सन को नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो कैंडिडेट्स हैं आपके एरिया के, तो आप देखिए कि आप पोलिंग बूथ के लिए अप्रोच करो। नन ऑफ द अबाउ का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे लास्ट के अंदर एक बटन हुआ करता है, उसको आप प्रेस कर सकते हो। आपका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा, आपका वोट काउंट नहीं होगा। अगर नोटा वहाँ पे आप देखिए कि इमर्ज होता है, नोटा इमर्ज होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स है वो सिक्योर करता है ये जो नोटा बटन है, तो आप देखिए कि उसको भी यहाँ पे विनर के रूप से नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पर्सन के द्वारा अगर टोटल यहाँ पे 10 वोट्स भी अगर आप देखिए कि वोटिंग का कास्टिंग किया गया है, तो उस समय में अगर किसी पर्सन के द्वारा 3 वोट्स यहाँ पे सिक्योर किए जाते हैं, अदर पर्सन आप देखिए कि 1 वोट्स को यहाँ पे गेन करते हैं, तो 3 वोट वाला जो पर्सन है उसको विक्ट्री के रूप से यहाँ पे डिक्लेयर है वो किया जाएगा। तो ये वोटिंग के बारे में हुआ, सिविक प्रोग्राम के बारे में हुआ। अब आप देखिए कि एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो 80 प्लस जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हुआ करते हैं उनको काफ़ी बार होम वोटिंग का जो यहाँ पे राइट है वो दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स है वो होम के लिए अप्रोच करेंगे, घर पे ही उनका जो वोटिंग है उसको कैरी आउट करवाते हैं, जिसको कि हम होम वोटिंग के नाम से जाना करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इंडियन पर्सन जो कि इलीगल वे के अंदर में आप देखिए कि यूएस के लिए गए थे, जो कि काफ़ी बार आपको डंकी प्रोसेस के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। एक एसआरके का मूवी भी आया था कुछ समय पहले डंकी प्रोसेस के रिगार्डिंग। कि लोग एस्पिरेशन एंड होप के साथ में जाया करते हैं कि वहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा, बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस उनको मिलेगा। बट आप देखिए उस तरीके से नहीं हुआ करता है। अंडर पेमेंट के अंदर में उनको जो वर्क है उसको कैरी आउट करना होता है। जो उनके जो है बेसिकली जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा आप देखिए कि काफ़ी कम पेमेंट के अंदर में उनसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है वो करवाया जाता है, अगर आपके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि काफ़ी सारे जो इंडियन पर्सन है वो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको भी एज ए रूट के रूप से यूज करते हैं, जिसमें निकारगुआ नाम का जो कंट्री है, आप देखिए कि कोस्टरिका है, पनामा है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे पिछले कुछ समय से डिटेक्ट किया गया है कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के वहाँ पे अप्रोच करेंगे। फिर आप देखिए कि पैदल ही वो अमेरिका के लिए जाया करते हैं, जिसमें मैक्सिको है, फिर उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूएसए है वो सिचुएटेड है। एस्पिरेशन एंड होप ही एक मेजर रीजन है कि उसकी वजह से लोग वहाँ पे अप्रोच करते हैं। बट आप देखिए कि यूएस के जब न्यू प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए हैं, उनके द्वारा इलीगल पर्सनस को वापस से डिपोर्ट करने की रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लिया गया था। कुछ इंडियन पर्सनस को भी डिपोर्ट किया जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आप देखिए कि फरवरी का जो मंथ है इसी नेक्स्ट वीक के दौरान में यूएस के विजिट के लिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक डिस्कशन यही है कि इलीगल वे के अंदर में जो पर्सन है उनको डिपोर्ट है वो किया गया है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था। आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम जो क्वेश्चंस पूछा करते हैं डेली, आपको न्यूज़पेपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स उसके अंदर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो जो क्वेश्चन है उसको इनकरेक्ट किया। बट आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। पनामा भी आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में है। पनामा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे कैनाल है जिसको कि पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखिए अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में कनेक्ट करता है। और यूएस का जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है ये जो पनामा कैनाल है। तो यूएस के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था, बाद में पनामा को दे दिया गया। बाद में आप देखिए कि वहाँ पे चाइनीज जो कंपनीज हैं उनका डोमिनेशन है प्रेजेंट समय में। और यूएस के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए उस एरिया के अंदर में कि यहाँ पे चाइनीज़ का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से उनके द्वारा फिर से जो पनामा कैनाल है उसको लिया जाएगा। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, उनका लोकेशन आप जरूर से देखना आपके एटलास के अंदर में। अब तो आप देखिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो आपको ये जो बेसिकली काफ़ी अच्छे से हार्डवर्क करने का ज़रूरत है। लोकेशंस जो न्यूज़ के अंदर मेंशन रही हैं
नेक्स्ट आप देखिए कि कुंभ मेला है वो कहाँ पे है, प्रयागराज के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ करता है। सी गुल्स नाम का जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको फीड करवाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, भूटान के जो किंग हैं, उनके द्वारा भी आप देखिए कि विजिट किया गया कुंभ मेला के इस एरिया के अंदर में। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। कुंभ मेला हमारा जो यूनेस्को का आप देखिए कि इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर भी शामिल किया गया था 2017 के समय में। यूपीएससी के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं, तो आपको काफ़ी केयरफुल होना चाहिए इसके बारे में। आप देखिए कि दुर्गा पूजा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, गरबा के रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर ही पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे। तो आपको एक तो लोकेशन पता होना चाहिए, प्रयागराज। इस साल तो आप देखिए कि कुंभ मेला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा है। जो इंसिडेंट वहाँ पे आया है उसके बाद में तो और भी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है। तो आपको जो लोकेशन है, जो वहाँ पे वोटर बॉडी है जो उससे रिलेटेड है, आपको आप देखिए कि जोग्राफिकल लोकेशन के रिगार्डिंग में ही इसको काफ़ी अच्छे से जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। कुंभ मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ करता है? मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है। कौन सा रिवर फ्लो करता है? सिप्रा रिवर वहाँ से फ्लो करता है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर में। प्रयागराज है जहाँ पे 3 रिवर्स है, गंगा यमुना एंड सरस्वती, उनका आप देखिए कि कन्फ्लुएंस एरिया है जिसको कि त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और हरिद्वार है। ये 4 प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला है वो ऑर्गेनाइज हुआ करता है। हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे जो आप देखिए कि अमृत का जो 4 बूंदें हैं जो यहाँ पे गिरती हैं, ये 4 ऐसे प्लेसेज हैं जिनको कि सेक्रेड प्लेस है, सेक्रोसेंट प्लेसेज हैं, पवित्र प्लेस है, वो बताए गए हैं उस कुंभ मेला के समय में, जो कि 12 ईयर्स के समय में ऑर्गेनाइज हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जब यूएस के द्वारा डिसीजन लिया गया, यूएस के द्वारा डिसीजन लिया गया कि उनके द्वारा कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया, टैरिफ को कंटिन्यूस इंक्रीज किया गया कि उस कंट्री से आने वाला जो भी गुड्स है वो काफ़ी हाई रेट के अंदर मिले लोगों को और उनके द्वारा उसको नहीं परचेज किया जाए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा जिस तरीके से टैरिफ को इंक्रीज किया गया है उसके अगेंस्ट में चाइना के द्वारा भी आप देखिए कि यूएस के जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब यूएस के इस डिसीजन के दौरान में डिस्कस भी किया गया था कि जो ट्रेड वॉर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। तो सिचुएशन आप देखिए एग्जिस्टेंस के अंदर में लिटिल बिट आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे इस तरीके से जो सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज किया गया। एक्सट्रीमली एक लार्ज टेलीस्कोप है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है उसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सट्रीमली लार्ज किस तरीके से है, 798 के आसपास स्मॉल मिरर्स हैं वो लगाए गए हैं इसके अंदर में। अभी ये 60% जो टेलीस्कोप है वही आप देखिए कि असम्बल है वो हुआ है। यूरोपियन जो सदर्न ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप को। क्या ये यूरोप के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? यूरोप के अंदर नहीं है। चिली नाम का जो कंट्री है, चिली नाम का जो कंट्री आपने देखा होगा कहाँ पे है? लैटिन अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे। और आप देखिए कि जो चिली नाम का जो कंट्री है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। चिली इस तरीके से, जिस तरीके से आप देखिए कि चिली का जो लोकेशन हुआ करता है, चिली मीन्स जो मिर्ची है उसका जो लोकेशन, जो उसका शेप हुआ करता है, उसी तरीके से चिली का लोकेशन है। यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। चिली का एक आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, सेंट्रल पार्ट के अंदर में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है और सदर्न पार्ट के अंदर में डिफरेंट है। अगर आपको नहीं पता है ये सब बातें, तो जीसी लियोंग का किताब है, जीसी लियोंग, जिसके अंदर में आपको क्लाइमेट के जो चैप्टर्स है वो रीड करने होते हैं, वहाँ से जाके रीड कीजिए। उसके अंदर में आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहाँ पे किस एरिया के अंदर में डेवलप है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली के अंदर में जो अटकामा डेजर्ट है, जो अटकामा डेजर्ट है वहाँ पे इसको एक्सट्रीमली जो लार्ज टेलीस्कोप है उसको सेटअप किया गया है। कहाँ पे सेटअप किया गया है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट का एक हिली एरिया है जहाँ पे इसको सेटअप किया गया। क्या काम किया जाएगा एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा? हमारे जो एक्सो प्लानेट्स हैं वहाँ पे लाइफ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इनके द्वारा जो बेसिकली सर्च है, जो रिसर्च है, जो कैरी आउट किया जाएगा इस एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हमारे कंट्री के अंदर में डार्क स्काई रिजर्व है, जो डार्क स्काई रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? और डार्क स्काई जो पार्क है, डार्क स्काई पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अब आप देखिए कि आपको जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बताना है बेसिकली। वैसे आपको लोकेशन का जो आंसर है वो हम मेंशन करते हैं,
जो हमारा डार्क स्काई रिजर्व है ये लद्दाख के अंदर में सिचुएटेड है, हमारा जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे। और डार्क स्काई जो पार्क है वो आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में सिचुएटेड है। तो ये आपको बेसिकली कमेंट के अंदर में आप ये बताना कि जो कौन सा वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व को सेटअप किया गया है, या चेंगथांग का एरिया है वहाँ पे, और डार्क स्काई पार्क है उसको कौन महाराष्ट्र के किस एरिया के अंदर में सेटअप किया गया है। तो आपको लोकेशन जरूर से पता होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया का, क्योंकि आप देखिए कि जब इन्वायरमेंट के अंदर में प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। सपोज कीजिए आपसे चेंगथांग के एरिया के बारे में पूछ लिया गया कि वहाँ पे आप देखिए कि पश्मीना जो गोट्स हैं, पश्मीना का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया कि वो हिली एरिया है, इससे कोई रिवर वहाँ से पास करता है, तो वो आपसे पूछ लिया गया। तो इस तरीके से आपसे जो सवाल हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एजियन सी के बारे में है, एजियन सी कहाँ पे है, आप देखिए कि ग्रीस और टर्की का जो मिडिल पार्ट है। स्टूडेंट सपोज कीजिए मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे ग्रीस एंड टर्की का जो एरिया है, एशिया और आप देखिए कि यूरोप का जो बाल्कनाइजेशन एंड एंटोलिया जो प्लेट्यू है उसके मिडिल पार्ट के अंदर में ये सिचुएटेड है, एजियन सी है। स्टूडेंट्स मेडिटेरियन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, यूरोप और एशिया के बीच में है, वहाँ पे आप देखिए कि सेंटोरिनी नाम का एक आइलैंड है जो कि ग्रीस का आइलैंड है सेंटोरिनी, उसके अंदर में अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अपना जो हॉलीडेज है उसको एंजॉय करने के लिए जाया करते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, ये सब बताया गया है, इस फोटो के अंदर में बताया गया है। एजियन सी के बारे में मेंशन है, तो आप देखिए कि एजियन सी सी ऑफ मरमरा है, उनके साथ में भी जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करता है। उसका लोकेशन एक बार आप जरूर से देख लेना, एजियन सी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, और ग्रीस और टर्की का जो एरियाज है उसके साथ में अपना जो पार्ट है उसको ये शेयर करता है। तो ये आपका होमवर्क है। एटलास के अंदर में आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, एजियन सी के बारे में आपको देखना है। अभी आप देखिए कि WHO के वहाँ से US के द्वारा विड्रोवल किया गया, तो WHO के वहाँ से जो विड्रोवल किया गया है उसके रिगार्डिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। वैसे तो आप देखिए कि एग्जाम के अंदर में इंस्टीट्यूशन से जो विड्रोवल का जो कॉन्सेप्ट है US के वहाँ से, ये मेंस के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट आप देखिए कि फंडिंग एक रीजन है, क्यों यहाँ पे एग्जिट किया गया, तो आप देखिए कि फंडिंग एक रीजन है। फंडिंग का जो रीजन है उसके अंदर में बताया गया है कि यहाँ पे असेस जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप देखिए कि फिक्स अमाउंट है वो पे करना होता है, US को भी पे करना होता है, अदर कंट्रीज के द्वारा भी पे किया जाता है। तो उसके अंदर में लार्जर अमाउंट है वो पे किया जाता था USA के द्वारा, तो उनके द्वारा एग्जिट किया गया। इसके अलावा वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है WHO को। सेकंड आप देखिए कि इंस्टीट्यूशन का फेलियर एक रीजन है वो बताया गया है, पर स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंदर डिस्कस ये किया गया कि वर्ल्ड को हमेशा नीड है, आप देखिए कि पीस के जो इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा शांति को इस्टेब्लिश किया जाए, हेल्थ को रेगुलेट किया जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एग्जिस्टेंस के अंदर में होना है वो जरूरी है। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एक पॉइंट ये बताया गया है। तो आप देखिए कि जो ब्रिक्स नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर भी अदर मेंबर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो इस जो ग्रुप है उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने का जरूरत है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज को आप देखिए कि उनको तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है उससे यहाँ पे फाइट करना है, उसके रिगार्डिंग में उनको जो वैक्सीन का जो सपोर्ट है वो भी चाहिए। तो WHO के थ्रू आप देखिए कि वो सब प्लेटफॉर्म के थ्रू में ये जो एक्टिविटीज हैं वो कैरी आउट हो सकती हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज को अपना एक रेस्पॉन्सिबल वे के अंदर में एक जो कोलोब्रेशन है उसको कैरी आउट करने का जरूरत है। जैसे कि आप देखिए कि एमपोक्स है उसका वाइड स्प्रेड हुआ है काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में, तो उसको भी डील करना है ग्लोबल साउथ कंट्रीज को। और समय समय पे आपको काफ़ी सारी डिजीज का जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट काफ़ी बार डिस्कस किया जाता है, वन हेल्थ जिसको हमें कैरी आउट करना चाहिए। सर्विलेंस एनिमल्स के अंदर में भी और ह्यूमन बींग्स को भी, जो आप देखिए कि सर्विलेंस हो यहाँ पे कंटिन्यूस किसी भी डिजीज है उसका। तो ये बेसिकली WHO के एग्जिट के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में है, GS पेपर सेकंड IR के रिगार्डिंग में आप इस एडिटोरियल है उसको यूज कर सकते हो। इंडिया इंडोनेशिया के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज का जो गुड रिलेशंस हैं, जो ग्लोबल रिलेशंस है उसको ये इंश्योर करता है। तो आप देखिए कि
इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया के द्वारा इंडोनेशिया का जो रेजिस्टेंस का जो समय है, जो फ्रीडम मूवमेंट का जो समय है, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। 1950 के समय में हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था, तो उस समय में भी आप देखिए कि उस समय में इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशिया के सॉरी जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा विजिट किया गया था इंडिया के अंदर में एज ए चीफ गेस्ट के रूप से। 2025 का जो हमारा रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है, उसके अंदर भी इंडोनेशिया के ही पॉलिटिकल लीडर हैं, वो विजिट के लिए आए हैं। तो आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज का जो एंगेजमेंट है, हिस्टोरिकल जो टाइज हैं, कॉलोनियल जो रेजिस्टेंस है, उसके अंदर में एक दूसरे का जो सपोर्ट है, उसको ये शो करता है। उसके लेटर फेज के अंदर में बोथ कंट्रीज के द्वारा जिस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसको प्रमोट किया गया था। तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में हमारा जो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा यही जाएगा कि क्रिटिकली एनालिसिस दैट इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं उनको, तो आप उसका इंट्रोडक्शन इसी तरीके से कैरी आउट कर सकते हो। इंडिया एंड इंडोनेशिया बोथ हैव द हिस्टोरिकल रिलेशंस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट समय के साथ में। आप देखिए कि इस एरिया के साथ में हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उनका भी एक अच्छा कनेक्टिविटी है, वो हुआ करता था साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ये डिस्कस किया गया है, सेकंड आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए रिलेशंस किस तरीके से इवोल्व हुए हैं। 1950 के समय इस तरीके से रिलेशंस को सेटअप किया गया। पर ट्रेड के जो रिलेशन है, जो ट्रेड का जो एरिया है, 1966 के समय में ट्रेड के रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट है, वो साइन होता है। प्रेजेंट समय में हमारा जो ट्रेड का एक सिक्योरिटी है, बोथ कंट्रीज के पास में पोटेंशियल है अच्छा ग्रोथ का यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का समय है। आप देखिए कि ग्लोबल काफ़ी सारा अनसर्टेन जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। उस समय में भी इंडिया और इंडोनेशिया का जो ग्रोथ है, उसको 5 पॉइंट प्लस में कुछ यहाँ पे बताया गया है IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो बोथ कंट्रीज उनके पास में ग्रोथ का एक पोटेंशियल है। 2018 के समय में सिक्योरिटी एंड कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसको यहाँ पे साइन किया गया था बोथ कंट्रीज के द्वारा। और स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि जो इंडोनेशिया है, वो ब्रिक्स का जो मेंबर है वो बना है। ब्रिक्स का ये न्यू मेंबर है, वो ऐड हुआ है इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा किस तरीके से आने वाले समय के अंदर में, या ब्रिक्स के ऊपर में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो टैरिफ को इम्पोज किया गया है, उसको बोथ कंट्रीज के द्वारा कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में डील किया जाएगा। एज ए ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है, उसको इरेज कर सकते हैं बोथ कंट्रीज यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फॉरनर पर्सन है, जिनको कि आप देखिए कि 1946 का एक फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट है, फिर 1964 का भी एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लास्ट के 2 डिजिट है, उनको आप चेंज कर सकते हो। 46 है और 64 है, उसका फॉरेन ट्राइब्यूनल से वो सेटअप होती हैं। फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर में आप देखिए कि डिसाइड किया जाता है कि ये पर्सन फॉरेनर है या नहीं है। तो उन पर्सन्स को डिपोर्ट कर दिया जाए, उन पर्सन्स को डिटेन्ड है वो ना किया जाए। डिटेन्ड करके नहीं रख सकते हैं आप उसको कैंप के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि जो फॉरेनर पर्सन है, उसको भी आर्टिकल 21 के अंदर में जो डिग्निफाइड लाइफ है, उसका राइट है वो अवेलेबल है। आप देखिए कि कुछ हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट हैं जो नहीं अवेलेबल हैं, उसके अलावा मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं फॉरेनर पर्सन को भी, वो इंडिया का अगर सिटीजन नहीं है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है वो नहीं अवेलेबल हैं? 15 नहीं है, 16 नहीं है, और 19 नहीं है, 29 नहीं है, और आप देखिए कि 30 नहीं है। 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये 5 ऐसी फंडामेंटल राइट है वो नहीं अवेलेबल हैं। 15 क्या है कि अगर उनके साथ में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनके द्वारा अप्रोच नहीं किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में कि उनका डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ उनके साथ में। आप देखिए कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वो विजिट करें, बट यहाँ पे एजुकेशन का जो क्राइटेरियाज है, उसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो रिसीव होता है आर्टिकल 15 के अंदर में। एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर में उनको बेसिकली प्रेफरेंस दिया जाए, तो आप देखिए वो नहीं रहेगा फॉरनर पर्सन को। यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिकल 19 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें आप असेंबल भी कर सकते हो। तो फॉरेनर पर्सन हमारे कंट्री के अंदर अगर असेंबल करेंगे, तो हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है उसके अंदर में उनका इंटरवेन है वो हो सकता है। 29 एंड 30 जो माइनॉरिटी सेक्शंस को यहाँ पे रिलीजियस राइट्स हैं, आप देखिए कि रिलीजियस हैं, कल्चरल जो राइट्स अवेलेबल हैं वो उनको नहीं रहेगा फॉरेनर पर्सनस को। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है, उसके समय में कुछ एलिगेशंस थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, तो उनको डिनाई किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो आप देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ में है इंडिया का। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लीबिया के लिए चले गए थे। लीबिया कहाँ पे है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। लीबिया आप देखिए कि काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। लीबिया के अंदर एक जगह है बेनगाजी। कौन सी जगह है स्टूडेंट्स? बेनगाजी नाम की एक जगह है, जहाँ पे आप देखिए कि सीमेंट का एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर में इन इंडियन पर्सनस को एज ए वर्किंग प्रोसेस के अंदर में इंगेज किया गया था, बट उनका कंडीशंस है वो काफ़ी बेकार था, काफ़ी गलत जो कंडीशंस था, तो उनको वापस से डिपोर्ट है वो यहाँ पे वापस से लाया गया है इस इंडियन पर्सनस को। आप देखिए नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर एरिया के बारे में है। हमारे जो स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं, स्टेट जो होम मिनिस्टर जो स्टेट कैटेगरी के अंदर में है, आप देखिए उनके द्वारा बताया गया है कि बांग्लादेश इंडिया का जो 4096 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर में 800 किलोमीटर के आसपास कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा ऑब्जेक्शन है, वहाँ पे फेंसिंग है, जो बॉर्डर का प्रोटेक्शन है वो नहीं कैरी आउट किया। होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट्स को कहा गया है कि जब भी स्टेट एम्बलम को उनके द्वारा यूज किया जाए तो प्रॉपर वे के अंदर उसका जो शो किया जाए, उसका किसी भी तरीके से इनप्रॉपर वे के अंदर जो डेपिक्शन है वो नहीं होना चाहिए। स्टेट एम्बलम के बारे में या नेशनल एम्बलम के बारे में, जब भी हम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है मीन्स स्टेट का कोई एम्बलम नहीं है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है वही स्टेट का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स नेशनल एम्बलम के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से उसको लिया गया है। सारनाथ नाम की जो जगह है, सारनाथ नाम की जो जगह है वहां से उसको लिया गया है। सारनाथ का लाइन कैपिटल है, लाइन कैपिटल है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अंदर धर्म चक्र भी है, इसके अंदर बुल है, हॉर्स है, उनको शो किया गया है और सत्यमेव जयते है वो लिखा गया है। सारनाथ का जो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा बेसिकली जो नेशनल एम्बलम है उसके ऊपर में सत्यमेव जयते आपको देवनागरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में, हिंदी लैंग्वेज का ही स्क्रिप्ट है देवनागरी। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सत्यमेव जयते की रिगार्डिंग में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो सत्यमेव जयते है ये जो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है, तो मुंडो को उपनिषद है वहां से हमने कैरी आउट किया है इस सत्यमेव जयते जो वर्ड है उसे। सारनाथ का जो जगह है वो किसके लिए फेमस है? आप देखिए कि भगवान बुद्ध को जब उनको एनलाइटमेंट हुआ करता है, कहाँ पे हुआ था उनको एनलाइटमेंट? गया के अंदर में, जो बोध गया नाम का जगह है बिहार के अंदर में। तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो फर्स्ट सेरेमन को कैरी आउट किया गया, उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो एड्रेस किया गया था तो वो सारनाथ के अंदर में एड्रेस किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा कुछ अफगान के जो पर्सन हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा ये बताया गया है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हुए हैं। उनका यही अल्टीमेट एम है कि उनके द्वारा भी कभी फ्यूचर के अंदर में पावर है उसको टेक ओवर किया जाएगा। पॉलिटिकल जो कंडीशंस है वो स्टेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर में। इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद में इंडिया से आप देखिए कि पार्टीशन के इतने साल बाद में भी वहाँ पे एक भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है उनके द्वारा टेन्योर है उसको कंप्लीट किया गया हो। किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा टेन्योर है वो वहाँ पे कंप्लीट है वो नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, यहाँ पे बोथ ग्रुप्स का ओपन एआई है और डीप सीक है, उसके कुछ कोलैबोरेशन के बारे में एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ इजराइल के जो पर्सन हैं जो डिफेंस फोर्स के अंदर में, उनको आप देखिए कि किसी पर्सन के द्वारा गन से शॉट किया गया है, उनका वहाँ पे डेथ हुआ है वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में। और रसिया के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे स्ट्राइक किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से तो ये एक भी न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी बार ये न्यूज़ के अंदर हुआ करती हैं। एक आप देखिए कि स्वीडन को हमने कुछ दिन पहले भी रीड किया था। स्वीडन के वहाँ पे कैंपस के अंदर में जो फाइटिंग का जो गन फाइट है वो देखने के लिए मिला है, तो उसके अंदर में कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ। और स्टूडेंट जब इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिलेंगे यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके साथ में, तो सीज फायर का जो एजेंडा है, जो होस्टेज पर्सन्स का आप देखिए एक्सचेंज है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वहाँ उसका रिप्लाई है वो ज़रूर से करना कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।